नमस्कार। भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राजव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, जो संविधान के भाग 18 से संबंधित है। सबसे पहले हम जानेंगे आपातकाल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और हर आपातकाल के लिए क्या कंडीशन है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, प्रभाव क्या रहता है। इन 3-4 बिंदुओं को हम केंद्र बनाकर इस पूरे टॉपिक की स्टडी करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360, ये हमारा टॉपिक है। 352 से लेकर 360 तक संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन या आपातकाल के विषय में बताया गया है। आपातकाल होता क्या है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। संविधान निर्माणकर्ता इस बात को जानते थे, क्योंकि जो इतना बड़ा भारत बनाया गया है, ये जो हमारा भारत बना है, ये कई रियासतों और अलग अलग प्रांतों को मिलाकर इतने बड़े भारत का निर्माण किया गया। हमारे जो पहली सरकार बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उनके द्वारा इस पूरे भारत को बनाया गया। उन्हीं के प्रयासों से ये भारत बना। और संविधान निर्माणकर्ता इस बात को जानते थे कि भारत एक विविधता का देश है। हर क्षेत्र की स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जरूरत है, कल्चर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और भविष्य में अलगाववाद की भावना आ सकती है, जिससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं भविष्य में, जिससे देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता खतरे में पड़ सकती है। तो जब हम प्रांतों को भी शक्तियां दे देते हैं, तो यह समस्या और भी गंभीर बनने के ज्यादा एक संभावना रहती है। लेकिन प्रांतों को शक्तियां तो देनी ही देनी है, क्योंकि संविधान का नेचर था। तो इस समस्या से बचने के लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान में एक भाग जोड़ा, भाग 18, जिसे हम आपातकाल या इमरजेंसी प्रोविजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थिति परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, जिससे क्या हो, भारत की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता पर संकट उत्पन्न हो जाए। तो आपातकालीन प्रावधान के द्वारा इन परिस्थितियों को टैकल किया जाएगा, इन परिस्थितियों से निपटा जाएगा। तो पहली बात तो आर्टिकल 1 में ही कहा है, यूनियन ऑफ द स्टेट, और कोई भी राज्य कभी केंद्र से अलग हो ही नहीं सकता।
फिर भी संविधान के निर्माणकर्ता इस परिस्थितियों को भली भांति भांपते थे और वो फ्यूचर को देखकर इस प्रावधान को संविधान में लेकर आए। उन्हें लगा कि विषम परिस्थितियां कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता पर संकट उत्पन्न हो जाएगा और इस संकट से निपटने के लिए हमें हमारे संविधान का नेचर बदलना पड़ जाएगा। कैसा नेचर बदलना पड़ जाएगा? जब भी आपातकाल लागू होते हैं, आपातकाल के समय होता क्या है? देखिए, जो हमारा संघीय ढांचा है वो परिवर्तित हो जाएगा एकात्मक ढांचे में। एकात्मक संविधान निर्माणकर्ता इस बात को जानते थे कि संघीय ढांचा जिसमें राज्यों को भी अलग अलग या प्रांतों को भी अलग अलग कुछ अधिकार शक्तियां दी गई हैं, लेकिन अगर कभी विषम परिस्थिति आ जाए तो उसके लिए हमें एक केंद्र के पास सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक कमांड सेंटर होना चाहिए जिससे पूरा राष्ट्र ऑपरेट हो सके। तो इन्होंने कहा कि आपातकाल जब भी लागू होगा, जो हमारा फेडरल नेचर है, संघीय ढांचा है, वो परिवर्तित हो जाएगा एकात्मक में। अब दोनों में अंतर देखिए क्या है। संघीय ढांचे में संघ और राज्य, यानी केंद्र और राज्य, इसे हम केंद्र भी लिख सकते हैं, दोनों काम करते हैं शक्ति के पृथक्करण के नियम पर। पृथक्करण का सिद्धांत। जब भी कभी फेडरल सिस्टम होता है, संघीय ढांचा होता है, तो यहां पर नियम चलता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। कहने का मतलब है केंद्र अपने दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्य अपने दायरे में रहकर शक्तियों का प्रयोग करता है। सामान्य परिस्थिति में राज्य कभी भी, केंद्र कभी भी राज्य के मामले में इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन ये शक्तियां जो राज्य को सेपरेट, पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, ये विषम परिस्थितियों में भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इस दौरान जैसे ही आपातकाल लगेगा, ये स्ट्रक्चर परिवर्तित हो जाएगा एकात्मक में। एकात्मक का मतलब होता है केंद्र के पास शक्ति, यानी सभी शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी और केंद्र ही सभी शक्तियों का पालन करेगा। उसी के द्वारा लागू की गई हर चीज राज्यों पर भी लागू होगी, यानी राज्य की जो स्वतंत्र पावर इस्तेमाल करने की शक्ति है वो कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल लागू है तब तक वो समाप्त हो जाती है लगभग। तो ये है आपातकाल का मेन, एक तरह से कि आपातकाल में लागू हो में आप सोचिए, देखो एक साधारण सी बात सोच के देखिए, अलग अलग दो व्यक्तियों को अगर उनकी शक्तियां दे दी जाए, दोनों शक्तियां उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी कभी समस्या आ जाए तो हमें उस पूरी समस्या से निपटने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो निर्णय भी दे सके और लागू भी करा सके, क्योंकि अलग अलग लोग अगर निर्णय लेने लगेंगे तो आप कभी भी उस समस्या से निकल नहीं सकते। और राज्य मान लीजिए आपातकाल लगा हुआ है या आपातकाल नहीं है, देश में कोई समस्या, युद्ध छिड़ जाए, अब राज्य अपनी कहानी बता रहे हैं, वो केंद्र की सुनी नहीं रहे हैं, तब क्या अखंडता पे खतरा आ गया, सुरक्षा पे खतरा आ गया, तो राज्य के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए आपातकाल के समय। तो इसका प्रोविजन किया गया भाग 18 में। और जैसे ही आपातकाल लागू होता है, हम संघीय ढांचे से परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? एकात्मक ढांचे की ओर, यानी सभी शक्तियां केंद्र को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और राज्य को भी वो मानना पड़ेगा जो केंद्र कहेगा। तो ये था हमारा
आपातकाल क्या होता है और आपातकाल के दौरान होता क्या है। अब बात यह है कि यह चीज आई कहां से। देखिए, दो चीजें हैं। जनरली ये क्वेश्चन आता है आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं, और अक्सर किताबों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसमें जर्मनी को टिक किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यहां नहीं है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान ये लिए गए हैं बच्चा भारत शासन अधिनियम 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारतीय संविधान में आया है क्या? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है क्या? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं आपके कहां से? भारत शासन अधिनियम से। ठीक। अब देखिए जर्मनी कैसे सही होता है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय, आपातकाल के समय के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि आपातकालीन प्रावधान किस देश के या क्या सोर्स है भारतीय संविधान में, और ऑप्शन में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं दिया रहता है, तो सबसे करीबी जो ऑप्शन आता है वो आता है जर्मनी। इसीलिए बार बार जर्मनी सही हो जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता के रूप में देखें तो इमरजेंसी प्रोविजन कभी भी जर्मनी से नहीं लिए गए। इमरजेंसी प्रोविजन में कहा गया है कि जब भी कभी इमरजेंसी लागू होगी उस दौरान जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगी। ये बात जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। लेकिन क्या इमरजेंसी प्रोविजन होंगे, वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। तो इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आपने आपातकाल के बारे में समझा, नेचर समझा कि संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित होते हैं, सोर्स समझा कि कहां से आए। अब बात करते हैं कि क्या है आपातकाल, कौन कौन से हैं। तो भाग 18 में आपातकाल के विषय में बताया गया। भाग 18 का नाम है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये जो आपका भाग है वो तीन प्रकार के आपातकाल के विषय में बताता है। तीन प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो आपातकाल है उसे हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। और ये अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, किस प्रकार से लागू होगी, कौन से कारण होंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। 352 है।
नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल पहला आपातकाल है जो भाग 18 के अंतर्गत बताया गया है और यह अनुच्छेद 352 में है। इसके बाद एक है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपात कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल। यह आपातकाल बताया गया है अनुच्छेद 356 में, 356 में। देखिए आपका जो संवैधानिक आपातकाल है इसे हम साधारण भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम साधारण भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर तीसरा जो है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। तो इस प्रकार से तीन आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तीन प्रकार का आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत बताया गया है, जो विषम परिस्थितियों में राज्य को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं केंद्र को, जिससे राज्य की सुरक्षा, अखंडता और एकता को सुरक्षित किया जाएगा। अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से इसे जाना जाता है। 356 को हम संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के विषय में बताता है। तो ये तीन आपातकाल हैं। अब ये तीनों आपातकाल के लागू होने के कारण क्या है, किस प्रकार से लागू होगा और कौन इसे लागू करेगा, तो इन पे हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब बच्चा हम बात करते हैं, हम पहले आपातकाल पे आएंगे जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। हमारा पहला आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में आपको जानकारी देता है। अब सबसे पहली बात यह है कि ये आपातकाल लागू क्यों किया जाता है, आधार क्या है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले आप जानिए इसकी घोषणा कौन करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है और वो ये बताता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जा रहा है। आधार क्या है, किन कारणों से लगाया जाता है। देखिए अगर हम आधार की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल के आधार राष्ट्रीय आपातकाल के
आधार। किन आधारों पे लगाया जा सकता है, यानी क्या क्या कारण होंगे उनके आधार पे लगाया जा सकता है। तो 3 कारण इसके बताए गए हैं अनुच्छेद 352 में। हम मूल की बात भी करेंगे और परिवर्तन यानी वर्तमान की बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान का नेचर है कि वो समय और परिस्थितियों के साथ अपने आप को संशोधित करके सदा प्रासंगिकता में बना रहेगा। जब उसे लगेगा कि समय के अनुसार इस अमेंडमेंट में इस आर्टिकल में संशोधन होना है, तो वो संशोधित कर सकता अपने आप को है। सबसे पहले बताया गया है कि यदि भारत किसी के साथ युद्ध कर रहा है, यदि भारत युद्ध में विजयी है, वॉर में किस विजयी है, या किसी से वॉर चल रहा है हमारा, तब तब हो गया। अगला है कि कोई हम पर आक्रमण कर दे, तो बा है आक्रमण। और तीसरा था सशस्त्र विद्रोह, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार हैं जिनके होने पर या संभावना होने पर, ध्यान समझिएगा, होने पर या संभावना होने पर, होने पर या संभावना होने पर राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 3 आधार हैं, युद्ध यानी वॉर, दूसरा है आपका बाह्य आक्रमण, कोई बाहर से आक्रमण कर दे, और अगला है सशस्त्र विद्रोह। इन 3 के आधार पर ही हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध का मतलब है कि फुल फ्लैश वॉर, दोनों देश, भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध लड़ने जा रहे हैं, यानी हम तीनों सेनाओं का प्रयोग करेंगे। अचानक हम पर कोई बाहर से अटैक कर दे तो यह बाह्य आक्रमण है, यानी हमने उस युद्ध की शुरुआत नहीं की है। युद्ध का मतलब होता है हम उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं और हम किसी लड़ाई में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं अपनी ओर से डिक्लेयर करके। बाह्य आक्रमण का अर्थ होता है कोई हम पर अटैक कर दे, और सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि हथियारों के साथ एक आर्मी बनाकर भारतीय संघ के विरुद्ध कहीं पर किसी क्षेत्र में एक सशस्त्र कार्यवाही कर देना, यानी एक तरह से देशद्रोह, दूसरे अपने एक छोटी सी सेना बनाकर भारत सरकार या भारतीय संविधान के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों पर हमला कर देना और उस क्षेत्र को मूल धारा से काटकर स्वतंत्र बनाने का प्रयास करना, यह सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत आता है। अभी तक ये 3 कारण ही हैं, इसके अलावा चौथा कोई कारण नहीं है जिनके आधार पे सशस्त्र विद्रोह, जिनके आधार पे नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। तो यहां पर वर्तमान में अगर युद्ध चल रहा है तो ध्यान समझिएगा, भारत वर्तमान में किसी के साथ युद्ध कर रहा है या भविष्य में युद्ध होने की संभावना बनी हुई है, दोनों आधारों पे लागू कर देगा राष्ट्रपति। हम पर किसी ने आक्रमण कर दिया है या भारत सरकार को यह संभावना है कि कोई देश हम पर आक्रमण अटैक कर सकता है, कहीं सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या होने की संभावना है, तो इन परिस्थितियों में यानी वर्तमान में वो घटना घट रही हो या भविष्य में ऐसी घटना घटने की संभावना हो, तब राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को इंप्लीमेंट करेगा, लागू कर देगा। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 आधार तो मैंने बता दिए।
बात है 1975 की। 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उस आपातकाल का आधार बना था आंतरिक अशांति, क्योंकि मूल संविधान में शब्द था आंतरिक अशांति। मूल संविधान की हम बात करें, मूल संविधान यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के आधार, ये मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना क्या थे, तीन आधार थे। एक तो युद्ध था, बाह्य आक्रमण था, और तीसरा था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, ये शब्द जो है ये मूल संविधान में था। ये शब्द मूल संविधान में था, आंतरिक अशांति शब्द मूल संविधान में। ये तीन शब्द बताए गए थे कि अगर तीनों में से कोई कंडीशन है या संभावना है तो आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगी आंतरिक अशांति के आधार पे, इस आधार पर लगाई गई 1975 की इमरजेंसी। 1975 में इसकी घोषणा की गई, जून 1975 में। अब आंतरिक अशांति के बाद कुछ लोग इसे डिक्टेटरशिप मानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार है, उन्होंने बिना किसी कारण के इस इमरजेंसी को लगाया। अब समझिए, संविधान केवल कहता है कि इंटरनल आंतरिक अशांति के आधार पर प्रेसिडेंट को यह पावर है कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, और जैसे ही लागू होगी संघात्मक ढांचा एकात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन आंतरिक अशांति किसे माना जाए, इसका कहीं व्याख्या नहीं है। किसे माने आंतरिक अशांति, कोई क्लियर शब्द, इस शब्द का कहीं भी व्याख्या नहीं थी कि आंतरिक अशांति माना किसे जाए। तो जब इमरजेंसी खत्म हुई 1977 में, 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता दल की सरकार आती है, क्योंकि उस दौरान बहुत ही परिवर्तन हुए, कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया, एक नया फ्रंट सरकार के खिलाफ खुला। उसी का एक परिणाम था कि सत्ता का परिवर्तन हुआ आगामी चुनाव में और जनता दल की सरकार आई। अब उन्होंने एक अमेंडमेंट किया जिसका नाम है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा देखो परिवर्तन क्या हुआ, एकदम क्लियर कर दिया कि भाई तीसरा वाला जो टर्म है आंतरिक अशांति, ये कब माना जाएगा। तो आंतरिक अशांति अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति की आदत के जगह पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया, सशस्त्र विद्रोह। अब एकदम क्लियर हो गया कि युद्ध, आंतरिक युद्ध
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही इसको लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता। आधार बना हमारा वर्तमान में तीन ही आधार हैं, एक है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर प्रयोग किया गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए क्या है, अब परिवर्तन दे प्रभाव देखिए। 1975 की इमरजेंसी जब लगी तो 1975 की इमरजेंसी बड़ी यूनिक इमरजेंसी है, उसी ने बड़ा परिवर्तन भी किया है बाद में। पहले यह था कि कभी भी राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती थी कैबिनेट की। एक नया शब्द भी इजाद हुआ इसमें, पूरे संविधान में कहीं भी आपको कैबिनेट शब्द नहीं मिलेगा, केवल और केवल 352 के अलावा अनुच्छेद। क्यों? देखिए 1975 में जो इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, तो इमरजेंसी सिर्फ दो लोगों को शुरुआती दौर में सिर्फ दो लोगों को पता है, एक माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिनके द्वारा इसकी घोषणा की गई, और एक तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जिनके कहने पर महामहिम ने इसकी घोषणा की। बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी भी मंत्री को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि इमरजेंसी लगने वाली है। तो बाद में परिवर्तन किया गया कि केवल प्रधानमंत्री के पास अगर ये पावर रहेगी तो फिर कभी भविष्य में ऐसी घटना ना घट जाए कि बिना किसी आवश्यकता के इमरजेंसी लगा दी जाए। तो परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? सबसे पहला परिवर्तन यह किया गया, कैबिनेट की कैबिनेट की कैबिनेट की लिखित सिफारिश सिफारिश की आवश्यकता होगी। यानी पहले 1945 1975 से पहले इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कह दिया तो ये मान लिया जाता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कह दिया और वो इमरजेंसी लागू आती। लेकिन ऐसा था नहीं। 75 की इमरजेंसी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया आगे के समय, आगे के आने वाले समय में। और ये जो चीज है, ये चीज आपकी कब लाई गई? 44, ये आपकी लाई गई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। और एक शब्द जोड़ा गया, कैबिनेट। ये शब्द केवल और केवल आपको अनुच्छेद 352 में ही देखने को मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक छोटी सी मंत्री परिषद के अंदर एक छोटी सी लॉबी होती है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। बहुत टॉप लेवल के मंत्री रहते हैं इसमें, बहुत विश्वसनीय लोग रहते हैं इसमें। अगला ये था कि इमरजेंसी का प्रभाव क्या पड़ेगा, कितने समय तक ये लागू रहेगी। अगला देखिए क्या है, जो इमरजेंसी हमारी लागू हो रही है 19 से, वो आपकी कैबिनेट के इस लिखित सिफारिश पे। अब ये इमरजेंसी पहली बार में 1 माह लागू रहेगी।
यानी जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी, ये पहली बार में 1 महीने तक लागू रहेगी, और इस टाइम पीरियड के दौरान दोनों सदनों और 1 माह में, 1 माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। यानी पहली बार जब घोषणा की जाएगी तो 1 महीने तक लागू रहेगी, और उसी टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से इसे पारित करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, और ये विशेष बहुमत से पारित होगा। ये विशेष बहुमत से पारित होगा, यानी नेशनल इमरजेंसी को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित कराना आवश्यक है। और जब अनुमोदित हो जाएगा, अनुमोदित होने के बाद यानी पास होने के बाद 6 मंथ तक, 6 माह तक लागू रहेगी, लागू। फिर अनुमोदन सदनों का, फिर 6 माह तक, और ऐसे ही 6 करके इनफाइनाइट यानी अनिश्चित काल तक क्या कर सकते हैं, इसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि आप एक चीज समझिए बहुत ध्यान से कि इमरजेंसी, ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समाप्त होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, और इसीलिए प्रोविजन ये किया गया है कि पहली बार में जब इसे घोषणा की जाएगी तो ये 1 महीने तक लागू रहेगा। पहले ये 2 महीने तक था, बाद में चेंज करके, परिवर्तन करके, संशोधित करके इसको 1 महीने बनाया गया। आपकी पहली बार में 1 माह तक, उसके बाद परिवर्तन, उसके बाद क्या होगा कि दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के बाद यानी पास करने के बाद 6 महीना, फिर 6 महीने के बाद परिवर्तन करेंगे, अनुमोदित करेंगे, फिर 6 महीने, और ऐसे 6 6 महीने करके अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक इसे लागू किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, संसद से राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन, अनुमोदन मतलब पारित, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब 2/3, विशेष बहुमत से पारित होगा, पारित किया जाएगा। जब भी कभी अनुमोदन की बात आएगी, मैंने कहा ना पहली बार में, जैसे अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, उसने जैसे ही घोषणा करी वैसे इमरजेंसी लागू हो गई, लेकिन 1 महीना तक की, उस 1 महीने के टाइम पीरियड में आपको लोकसभा और राज्यसभा
दोनों से क्या करना पड़ेगा, इस प्रस्ताव को, इमरजेंसी के प्रस्ताव को पारित कराना होगा, यानी दोनों सदन अनुमोदित हो, दोनों सदन सहमत हो, और यह सहमति 2/3 विशेष बहुमत से पारित होगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो समाप्ति कैसे होगी। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति राष्ट्रपति कभी भी वापस लेने की घोषणा जारी करके कर सकता है। राष्ट्रपति वापस लेने की उद्घोषणा जारी करके आपातकाल राष्ट्रीय करके राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कर सकता है, कभी भी समाप्त कर सकता है। अगला देखिए क्या है, पूरे भारत में या किसी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। यानी नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में भी लागू की जा सकती है और किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कभी भी वापस लेने की घोषणा जारी करके इसे वापस ले सकता है और संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा और यह अनुमोदन विशेष बहुमत से पारित होगा। तो ये है आपके राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में कुछ विशेषताएं या प्रमुख बातें। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चा। अब देखिए, अब प्रभाव देखिए क्या होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। पहला प्रभाव क्या है, संघीय ढांचा एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। संघीय ढांचा एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू होगा वैसे ही एकात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा बच्चा, क्लास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, 1 सेकंड।
का टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तभी आपके क्लास को 1 मिनट के लिए रोका गया था। चलिए, एकात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जैसे एकात्मक में परिवर्तित होगा, शक्ति कहां ट्रांसफर हो जाएगी? केंद्र के पास। तो जो विधान मंडल है, विधान मंडल को संसद के अनुसार विधि का निर्माण करना होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है राज्य को केंद्र के अनुसार, के निर्देश के अनुसार कार्य करना होगा। राज्य को केंद्र के निर्देश के अनुसार कार्य करना पड़ता है, ये बात है इसमें, क्योंकि एकात्मक में पहुंच गया, सारी पावर केंद्र के पास चली जाती हैं। इसके बाद क्या है, देखिए, इसके बाद क्या है, संसद को, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की, विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हो जाती है। जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ये पावर ट्रांसफर हो जाती है। फिर लोकसभा का कार्यकाल, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये कितनी बार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही बार, लेकिन एक बार में एक बार। आप 10 साल भी बढ़ा सकते हैं, 5 साल भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल 1 साल। 5 साल के लिए होता है कार्यकाल, एक बार में, अगली बार 6 साल, फिर आगे बढ़ाना, फिर आपको अगली बार 6 साल, एक बार और, एक बार में, लेकिन 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला है बच्चा मूल अधिकार। मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21, 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों को छोड़कर के मूल अधिकारों को छोड़कर
छोड़कर सभी मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। और ये बात जोड़ी कब गई थी, ये बात 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं। 20 में क्या है आपका, 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन दो अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर यह जोड़ा गया था आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहीं पर जो पहला मूल अधिकार है, जो पहला हमारा आपातकाल है, वो समाप्त हो जाता है। पहला अब हमारा आपातकाल समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय तक केवल 3 बार लगा है। कब कब, पहली लगी थी 1962 में, भारत चीन युद्ध, फिर लगी 1971 में, इंडिया पाक युद्ध, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इसके बाद लगी थी 1975 में, आंतरिक आधार पर। वर्तमान समय तक बेटा केवल और केवल 3 बार ये लगी है। 1962 में जब चाइना ने नेफा पर अटैक कर दिया था, हालांकि ये था एक्सटर्नल जो आपका एग्रीगेशन था, बाह्य आक्रमण उसके आधार पे था। 1962 में बिना किसी कारण के चाइना ने हमारे नेफा सेक्टर, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, यानी पूर्वोत्तर की तरफ और लद्दाख के रीजन में अटैक कर दिया था, तो हमें इमरजेंसी लगानी पड़ गई। 1971 में हम फुल फ्लैश वॉर में चले गए पाकिस्तान के साथ, जब बांग्लादेश का हमने निर्माण किया, और 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर इस इमरजेंसी को लगाया गया। तो आपका जो नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक है आर्टिकल 352, उसको हम यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। आपातकाल की अगली क्लास में शेष बचे 2 आपातकाल, एक है आपका संवैधानिक आपातकाल जिसे आप राष्ट्रपति आपातकाल के नाम से जानते हैं, और एक है आपका वित्तीय आपातकाल। इनके विषय में हम चर्चा करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।